ओके स्टूडेंट्स, जीएसएन हिंदी प्लेटफॉर्म पे मैं आपका सईद आलम खान स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो देख रहे हैं हम लोग स्वर और व्यंजन। यहाँ हमने बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी है 11 प्रकार के। इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण स और र और ई छोटी ई मिल करके हुआ है। अब आइए देखते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अब इन 41 व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण कहाँ से आते हैं, उनकी संख्या कैसे पूरी होगी। तो हमने एक फार्मूला बताया था, क च ट त प। इसको बोलते हैं वर्ग, यानी कि क वर्ग में अगर देखें तो ख, ग, घ और अंग, यानी कि टोटल वर्णों की संख्या 5। तो 5 यहाँ भी तो 5 यहाँ, ये सब मिला करके हो जाता है 5 × 5, यानी कि 25 वर्ण। व्यंजन अभी भी हमें लाना है 41। तो अन्य जो बच रहा है अंतस्थ व्यंजन, जिसको बोलते हैं य, र, ल, व, 4। दूसरा हमें दिखा यहाँ पे उष्ण व्यंजन श, स, ह, यानी कि 4 ये। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 और जुड़ गया। उसके बाद आगत व्यंजन, इसको बोलते हैं ज और फ। ये अरेबिक भाषा से आए हुए हैं। हमने अपने पहले चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कि हिंदी भाषा के विकास में विदेशी भाषाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसकी बड़ी सबसे वजह यह है कि भारत में जो संस्कृति बहुत सारी डेवलप हुई है, उसमें यहाँ के मूल निवासियों के अतिरिक्त बाहर के भी लोग आए और यहाँ के शासक बने, जिसमें जो ये अरेबिक टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया, आगत ज और फ, यह टर्किश और अरेबियन टच है। तो ज एंड फ ये दो वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। इसी तरीके से उच्छिष्ट व्यंजन अंग और ढ़, तो ये दो मिलकर के इधर हो गए और 2, यानी कि आप देखिए 5, 4, 9 और 9 और 4 11, ये हो गया 14, 13, ये हो गया 1 और 2 और 2 4, यानी कि 41। तो टोटल व्यंजनों की संख्या 41। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आपके साथ स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 41 है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ये व्यंजन का तरीका य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इसी तरीके से देखिए उच्छिष्ट व्यंजन है अंग और ढ़। संयुक्त व्यंजन कैसे है छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगर हम बात करें कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो सीधे सीधे कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन अंतस्थ व्यंजन में शामिल नहीं है, तो इसमें से 3 कोई भी दे देगा और एक गायब कर देगा। इसी तरीके से उष्ण व्यंजन को पूछ लेता है श, श, स, ह करके, इसमें से कौन उष्ण व्यंजन का हिस्सा नहीं है। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। स्वरों को लेकर के हमने बताया था कि स्वरों की संख्या 11 है, और यहाँ आपको हमने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में इन सारी बातों को डिस्कशन कर चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। तो स्वर सामान्य सी बात है, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर और दीर्घ स्वर, ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और भी स्वरों की कुछ क्लासिफिकेशन भारत के जो हिंदी व्याकरणाचार्य हैं इन्होंने दिया है, जैसे मूल स्वर। इसके बाद प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्लुत स्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो जिन स्वरों का उच्चारण हम थोड़ा सा खींच करके करते हैं, जैसे राम, रा, ऐसे लिखते हैं रा, रा, म, दैट इज कॉल्ड प्लुत स्वर। यानी प्लुत स्वर होता क्या है, जिनका हम उच्चारण खींच करके करते हैं। इसी तरीके से आगत स्वर क्या होता है, जो हिंदी वर्णमाला में बाहरी भाषाओं से आए हुए वर्ण हैं। तो वो कौन कौन से वर्ण हैं अन्य भाषाओं से, जैसे देखिए हमने कहा कि भारतीय संस्कृति का इस तरीके से विकास हुआ है कि इसमें बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द को हिंदी ने अपने में अंदर समाहित कर लिया है। आगत स्वर जैसे आ बाहर से आए हुए हैं, तो यहाँ पे अरेबियन टर्किश के अलावा अगर देखें तो यूरोपियंस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय हिंदी भाषा के विकास में। जैसे क्या होता है,
ऐसे लिखते हैं खींच करके, यानी ऊपर बोलते हैं एक चंद्राकार टाइप का बन जाता है। जैसे अगर हमको लिखना हो कॉपी, कैसे लिखेंगे कॉपी। इसी तरीके से कॉफ़ी, और क्या हो सकता है टॉफ़ी, और क्या हो सकता है, सोचो, सोच के स्टूडेंट्स बताइए, जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं, खींच करके पढ़ते हैं, और इसका सब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है। जैसे एक बहुत पॉपुलर वर्ड है हाँ डॉक्टर, इसी तरीके से हम अंग्रेजी में बार बार इस्तेमाल करते हैं, अरे कॉल किया क्या। आपने शायद याद होगा भोजपुरी सिनेमा का एक सॉन्ग आया था पूर्वांचल और बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कॉल करे क्या। आप कभी टाइप करके देखिएगा, बहुत ही शानदार सॉन्ग है कॉल। तो कॉल क्या है, अब हम देखें मिडिल इंडिया में तो कॉल को काल बोल देते हैं, ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। फिलहाल आगत स्वर ये है जो बाहरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आकर के अपना स्थान बना लिए हैं। इसी तरीके से अनुनासिक स्वर क्या होता है, अनुनासिक स्वर देखिएगा बहुत ध्यान से, अनुनासिक, तो नासिक का मतलब क्या होगा, नासिक का मतलब हो गया नाक, तो नाक, अनु मतलब पीछे, नाक के पीछे, इसका मतलब कि इन वर्णों का उच्चारण हम कहीं ना कहीं नाक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे आपने देखा सांस, फांस, टांस, ऐसे आप भी सोचिए, ये सारे जो वर्ण हैं, ये जो सारे वर्ण हैं, इसमें अनुनासिकता का गुण समाहित है, तो इसको अनुनासिक बोलते हैं। अब इसी तरीके से एक और प्रकार है इसका, इसको बोलते हैं निरनुनासिक। बहुत ही आसान है, इजी है, आप इसे समझ सकते हैं। निरनुनासिक, निरनुनासिक यानी कि इसमें नाक का इस्तेमाल वर्णों के उच्चारण के समय नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि है, अगर हमने इसको बिंदी लगा दिया तो अनुनासिक हो गया, बिंदी हटा दिया तो ये हो गया निरनुनासिक। इसी तरीके से कुछ और आप शब्द सोचिए, जैसे देखिए टास, चलिए सास लिखते हैं, सास, ये ना मदर इन लॉ को बोलते हैं सास, तो यहाँ पे कौन सा है, तो निरनुनासिक, निरनुनासिक वर्ण का ये उदाहरण है। अब आइए व्यंजनों में हम देखें, तो व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो अभी व्यंजन की हमने परिभाषा बताई थी आपको, तो पहले लेक्चर में, यहाँ भी एक बार फिर से रिमाइंडर दे देते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कहीं ना कहीं स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो कितने हैं ये, 41 अभी हमने दिखाया आपको, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, ये सारे कुछ हैं। इसके अलावा अगर व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण, तो यह दो प्रकार से है। आप हमारे साथ ही प्रिपेयर करें लेक्चर को, दो तरीके से है। एक तो स्थान के आधार पे वर्णों का रूप, और दूसरा हम देखें तो प्रयत्न के आधार पे। स्थान के आधार पे यानी कि किन किन मुंह से ही सारे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो मुंह में हमारी जिह्वा है, दांत है, अग्र दांत है, पश्च दांत है, ये सब मिल करके शब्दों के रूप में सामने आते हैं, लेकिन शब्दों से पहले वो हमें किस रूप में मौजूद हैं, ध्वनि। तो अभी हमने बताया वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसे हम जब लिखना शुरू कर देते हैं तो वह बदल जाता है वर्ण में। पहले वीडियो लेक्चर को आप जरूर हमारे देखें, जहाँ पे इन सारी बातों को मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूँ। तो प्रयत्न और स्थान उच्चारण के आधार पे, तो प्रयत्न कैसे करते हैं ये अभी हम लोग देखते हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, इसके बाद अगर देखें तो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन, उसके बाद अगर हम देखें तो उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसकी अभी हमने चर्चा कर रखी है पहले ही आपसे, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसी तरीके से अयोगवाह, कितनी बार पूछा है एग्जाम में, होता बहुत आसान है लेकिन आता नहीं है तो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। अयोगवाह पूछा यह जाता है, अयोगवाह होता क्या है, तो जो योग ना होने पर साथ रहे उसे ही हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, जैसे आपने देखिए, इसको हम उच्चारण के जरिए समझेंगे।
जैसे अंग अह, हमको लिखना हो कंगन, तो ये जो है यही है अयोगवाह। जिसे हमको लिखना हो क्रमशः, दिस इज। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए, तो स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? क से लेकर के हमने एक फार्मूला बताया था आपको, कचट तप, यही है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। ये देखिए संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तो स, इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन, जैसे स, श, स, ह, यही है संघर्षी। तो स का उच्चारण दंत स, इसको बोलते हैं दंत स। इसी तरीके से तालव्य श, इसको बोलते हैं तालव्य श, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। और ये लास्ट में जो ह होता है, इसको तो ह ही बोलते हैं। तो स, श, श, ह, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसको हम छोटा सा बोले, बड़ा सा बोले, तो काम चलाऊ भाषा है। साहित्य की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो इसका उच्चारण ऐसे होगा, दंत स, तालव्य श और मूर्धन्य स। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सघोष और अघोष। प्रयत्न के आधार पे वर्णों का ही उच्चारण अभी हम पढ़ रहे हैं। जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उसको हम लोग ट्रिकली समझते चल रहे हैं। तो हमने कहा था कि स्वर तंत्री, स्वर तंत्री जो हमारे वोकल्स हैं, वोकल कार्ड है, उन्हीं से हम शब्दों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं, और ये उच्चारण ही स्वर तंत्रियों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पे देखा जाए तो ये सघोष व्यंजन और दूसरा हो गया अघोष व्यंजन। तो सघोष और अघोष होता क्या है, कैसे याद करना है, इसको हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें कि सघोष व्यंजन क्या होता है। कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यहाँ पे स्वघोष, घोष का मतलब ही हो गया उन्माद करना, अनुनाद करना, या यूं कहें कि वाइब्रेशन होना। तो जब ये वाइब्रेशन होगा तो सोचिए हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो साधारण सी परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है उन्हें सघोष। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का प्रयोग नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम लोग सघोष और अघोष व्यंजन के विभाजन के साथ साथ ये देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण है जो इसमें समाहित हैं। अपने लाइक और कमेंट्स जरूर हमें दें ताकि मैं और हमारी टीम जो साथ काम कर रही है उसका हौसला अफजाई हो सके। हमारे साथ बने रहे GSN हिंदी प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।